बीच मंडप में लाल सुर्ख जोड़ा, बालों में गजरा, हाथों में मेहंदी लगी हुई, पैरों में लाल महावर, माथे पर चांद तारे जैसी चमकती माथ बेंदी, हाथों में सुर्ख लाल चूड़ियां भरी हुई, साथ में 16 श्रृंगार किए हुए बीच मंडप में बैठी दुल्हन आंसू बहा रही है। मंडप तक आई बारात वापस जा चुकी है। वहीं पास में 7 फेरों की बनी वेदी से धुआं धीरे धीरे निकल रहा है। मंडप में सजे सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हैं। लड़की के पिता एक तरफ मंडप में गुमसुम अवस्था में बैठे हैं। माँ, बहन और भाई का तो रो रो के बुरा हाल है। आज उनके दरवाजे से दूल्हा अपनी दुल्हन लिए बिना ही लौट गया है। गांव, बिरादरी, घर, समाज में उनकी मान मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोई कुछ भी आकर कहकर चला जा रहा है। मास्टर साहब हर आने जाने वाले के सामने मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि वो किसी को क्या जवाब दे। बरसों से कमाई, इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई है। ऐसा लग रहा है जबान को लकवा मार गया है। जिस शौक अरमान से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की थी, ये नहीं सोचा था कि उन खुशियों को इस तरह से पानी फेर जाएगा। रूपाली एक साधारण परिवार की लड़की थी। पढ़ने में ठीक ठाक थी, तो सपने भी हमेशा बड़े ही देखती थी। पर मास्टर साहब यानी कि दीनानाथ जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के सारे सपने पूरे कर सकें। घर में 2 और छोटे भाई बहन भी थे, तो उन्हें भी पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी पिता की ही थी। दीनानाथ जी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तनख्वाह भी ठीक ठाक मिल जाती है, पर उनके सर पर 2 बेटियों को ब्याहने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए वो चाहते थे कि रूपाली की शादी पहले कर दी जाए, ताकि कुछ समय तक रुक रुक कर दूसरी बेटी के लिए भी थोड़ा बहुत दहेज जुटाया जा सके। रूपाली आगे और पढ़ना चाहती थी, पर हर माँ बाप के लिए बेटी बढ़ती उम्र के साथ बोझ क्यों लगने लगती है। रूपाली ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ बाप की खुशी के लिए उसने अपने पढ़ने की इच्छा को दबा दिया। राजनीति और सामाजिक शास्त्र से बीए करने के बाद वो एलएलबी करके एक वकील बनना चाहती थी, जो गरीब और मजलूम औरतों को इंसाफ दिलाना चाहती थी। पर उसे नहीं पता था कि आज वो खुद भी मजलूम औरत बनकर बैठी हुई है। बिना किसी कारण के उसे भरी बिरादरी में अपमानित करके छोड़ दिया गया है। रूपाली मंडप में यूं ही बैठ के आंसू बहा रही है। तभी हिम्मत जुटाकर रूपाली की माँ उसके पास उठकर आती है और कहती है, बेटा इस तरह से कब तक बैठी रहेगी, चल अंदर चल। रूपाली अपने कमरे में जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उन 7 श्रृंगार को देखती है और सोचती है, ये 7 श्रृंगार अभी कुछ देर पहले मेरी खुशियां बढ़ा रहे थे, पर अब यही मुझे जहरीले तीर की तरह चुभ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ देर तक ये मेरे शरीर पे रहे तो मैं इसके जहर से घायल होकर मर जाऊंगी। रात भर रूपाली रोती रही और सोचती रही, क्या लड़की होना सचमुच इतना बड़ा गुनाह है कि दहेज में कुछ रुपए ना मिलने की वजह से उसे अपमानित करके इस तरह से मंडप में छोड़कर चल दिया जाता है। उसके पापा भी उतने ही दुखी दिख रहे हैं अपनी बेटी को इस तरह रोता हुआ देखकर। गांव के लोग आते हैं, उनके मुंह पर सांत्वना के 2 बोल बोल देते हैं, पर पीठ पीछे होते ही कहते हैं, जरूर लड़की ने कुछ गुल खिलाए हैं, तभी बारात दरवाजे से लौट गई है। नहीं तो आज तक हमने नहीं सुना कि किसी लड़की को इस तरह बाराती मंडप में छोड़कर चले जाते हो। 2 दिन तक लगातार रोते रहने के बाद रूपाली अचानक अपने आंसू पोंछती है और कहती है, पापा इस तरह से गांव वाले के ताने सुनकर और रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितने पैसे लड़के वालों को दहेज में देना चाह रहे थे, उतने पैसे ही मुझे दे दीजिए। मैं अपने आगे की पढ़ाई उन्हीं पैसों से जारी रखना चाहती हूँ। दीनानाथ जी बोले, बेटा पैसे तो मैं दे दूँ, लेकिन गांव वाले मुझे ताना मार मार के हरदम ऐसे ही दुखी करते रहेंगे, तो तू कैसे घर से बाहर निकल कर जाएगी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। पापा अब मैं इस गांव में रहकर पढ़ाई करूंगी ही नहीं, मैं शहर जाऊंगी, हॉस्टल में रहकर वहीं से पढ़ाई करूंगी। हर बाप को अपनी बेटी हमेशा बोझ ही लगती है, और उस बोझ को उतारने के लिए जल्दी से उसकी शादी करवा देना चाहते हैं। अब तो आप बस ये सोच लीजिए कि आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई है, और आप अपने सर से मेरी शादी के नाम का बोझ ही हटा दीजिए। आप भी सुकून से जिए और मुझे भी पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनने दीजिए। मैं इन दीवारों के बीच में घुट घुट कर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती।
जो सपने मैंने पहले देखे थे वही सपने मैं पूरे करूंगी। ये सोचिए कि जिस इंसान के साथ मैं मंडप में 1 घंटे भी नहीं बैठी थी, लेकिन उसके लिए पिछले 2 दिनों से रो रही हूँ। अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती करके शादी हो भी जाती तो आपकी बेटी तो पूरा जीवन बैठकर आंसू ही बहाती रह जाती, क्योंकि उस लड़के को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो धन दौलत रुपए पैसे से मतलब था। वो बाकी सामान की तरह मुझे भी अपने घर ले जाकर रख देता और सारा जीवन उसे उन्हीं सब चीजों से मतलब रहता। तो उस रिश्ते के लिए क्या रोना जो हमारा था ही नहीं। दुनिया क्या कहती है मुझे कोई परवाह नहीं, बस आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में मैं वो जानना चाहती हूँ। आप अगर मुझे पैसे नहीं भी देंगे तो भी मैं कैसे भी मैनेज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। दीनानाथ जी ने कहा, बेटी तुमने बिल्कुल सही कहा। जो पैसे मैंने दहेज के लिए रखे थे वो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। तुम अपनी पूरी पढ़ाई जी जान से करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जब तुम कहोगी तभी तुम्हारी शादी करूंगा। 2 दिन की तैयारी के बाद रूपाली को लेकर दीनानाथ जी शहर आते हैं। एडमिशन के बाद उसे गर्ल हॉस्टल में कमरा दिलवा देते हैं। रूपाली अपने खर्च निकालने के लिए एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। उससे उसकी जरूरत के खर्चे निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में क्लैट का रिजल्ट घोषित होता है तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। उसने शहर के एक बेहतरीन लॉ कॉलेज में एडमिशन करा लिया है। उसके साथ हॉस्टल के कमरे में रहने वाली नेहा, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। ऐसे ही हॉस्टल में बहुत सारी औरतें हैं जिनकी कोई ना कोई मजबूरी है। अब तक रूपाली एडमिशन के चक्कर में भाग दौड़ में बिजी थी तो उसे किसी के बारे में ज्यादा कुछ जानने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। पर अब सबकी दशा देखकर सोचती कि मैं तो सोचती थी कि कुछ गिने चुने लोगों को ही इंसाफ चाहिए, पर यहाँ तो पूरी की पूरी जमात ही इंसाफ के लिए खड़ी है। सबको तो नहीं पर कुछ को तो मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। अब तो मुझे जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी वजह से इनमें से 2-4 लड़कियों को इंसाफ मिल गया तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। 3 साल तक LLB की पढ़ाई और 4 से 5 लाख तक की पढ़ाई का खर्च, ऊपर से हॉस्टल की फीस, रहने खाने का खर्च, सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी कठिनाइयों से लड़कर जो उम्मीदें नहीं हारता है, जीत हमेशा उसी की होती है। जब 4th सेमेस्टर के एग्जाम हुए तो रूपाली ने शहर के एक प्रतिष्ठित वकील के यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। LLB कंप्लीट होने के बाद उसने स्टेट बार काउंसिल का लाइसेंस बनवा लिया। बार काउंसिल का लाइसेंस बनने के बाद वो अपने क्लाइंट का मुकदमा खुद लड़ सकती है। उससे पहले उसे किसी और वकील से उसे केस लड़वाना पड़ता था। जल्दी ही उसने फैमिली एडवोकेट के रूप में केस लड़ना शुरू कर दिया। पहला ही केस उसने अपने रूममेट नेहा का लड़ा। बच्चा ना होने की वजह से उसके पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और खुद दूसरी शादी करके वो मजे से जिंदगी गुजार रहा था और नेहा को उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो जी रही या मर रही कभी पूछने भी नहीं आया। यहाँ तक कि हर्जाने के रूप में उसे कोई भी खर्च तक नहीं दिया जाता था। रूपाली ने उसके केस को लड़ा और उसे हर्जाने के रूप में हर महीने 10,000 रुपये का हर्जाना भी दिलवाया। धीरे धीरे वहां रहने वाली सभी औरतें अपना केस रूपाली के पास लेकर आने लगी। कम पैसों में एक टैलेंटेड वकील मिल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। धीरे धीरे रूपाली वकालत के क्षेत्र में प्रसिद्ध होती चली गई। इधर गांव में भी मास्टर साहब से लोग रूपाली के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं। जितने मुंह उतनी ही तारीफ। वक्त भी कितना अजीब है, इंसान को गिरगिट की तरह रंग बदलने पर मजबूर कर देता है। कोई कहता है कि हम सब जानते थे कि वो एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। हर कोई दीनानाथ जी से रूपाली के बारे में चापलूसी के बोल बोलता, पर मास्टर जी भी सारी बातें अच्छे से जानते थे कि हर कोई उगते सूरज को ही नमन करता है। दीनानाथ जी अब स्कूल से रिटायर हो चुकी है तो रूपाली सबको अपने पास शहर लेकर चली जाती है। दीनानाथ जी को रह रहकर अपने बेटी के हाथ पीले करने का ख्याल आता है, पर वो जब भी रूपाली से शादी की बात करती वो हर बार मना कर देती। छोटा भाई विनय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर चला गया। छोटी बहन सिया डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी। कुछ सालों के बाद वो भी डॉक्टर बन गई। एक दिन रूपाली ऑफिस में बैठी थी कि तभी गार्ड आता है। मैम, कोई मिस्टर तरन आपसे मिलना चाहते हैं किसी केस के सिलसिले में। नाम सुनते ही तो एकदम से उसे अजीब सा फील होता है, क्योंकि ये वही नाम है जिसकी वजह से उसकी
और उसके परिवार वालों की जिंदगी में भूचाल आ गया था। सोचती है कहीं ये वही तरन तो नहीं। फिर सोचती है नहीं नहीं, वो यहाँ क्या करने आएगा। कुछ देर तो नाम सुनते ही अतीत के उन स्याही पलों में चली जाती है जहां उसने जहन्नुम के कुछ दिन बिताए थे। कार्ड दोबारा आवाज देता है तो वो अपने गुजरे हुए भयानक अतीत से बाहर आ जाती है। मैम, क्या मैं उन लोगों को अंदर भेजूं? रूपाली ने हाँ में सर हिला दिया। आने वाले का नाम सुनकर ही उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। बेचैनी से महसूस हो रही थी। सोचती है कैसे सामना करूंगी उस इंसान का जिसकी वजह से मैंने इतने कष्ट सहे थे। फिर सोचती है एक ही नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। दिमाग ढेरों सवाल में उलझे थे कि तभी सामने से एक 50 से 55 साल के बीच की औरत अंदर प्रवेश करती है। रूपाली को देखकर नमस्ते करती है। जी बैठिए। आप कौन? वो औरत बोली। मैं तरन की माँ हूं। वो फोन पर किसी से बात कर रहा है तो मुझे अंदर आने को कहा। वो औरत बोली, मेरी बहू मेरे परिवार वालों को बहुत टॉर्चर करती है। वो बार बार हम पर हुक्म चलाती है और अपने साथ लाए हुए दहेज के लिए हम पर रौब झाड़ती रहती है। लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, वो भी बिगड़ी हुई। शादी के 2-4 दिन के बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बिरादरी में हमारी नाक कटवा के रख दी है। हर रोज दोस्तों को बुलाकर पार्टी वगैरह करती थी। एक दिन मेरे पति ने मना किया तो उल्टा उन पर ही बरस पड़ी और बहुत अनाप शनाप उनको कहने लगी। उनको इस बात का ऐसा सदमा लगा कि वो पैरालाइज हो गए। अब मैं और मेरे बेटे ही हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। रूपाली बोली, आपने उसके माता पिता से बात नहीं की? तो वो औरत बोली, कहा था पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि यह आपके घर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा घर युद्ध का मैदान हो गया है। सुकून के 2 निवाले खाने भी मुश्किल हो गए हैं कि तभी बाहर दरवाजे से एक आदमी एंटर करता है। रूपाली उसे देखते ही पहचान लेती है। ये तो वही है जो रूपाली को दुल्हन के रूप में सजी सवरी मंडप में छोड़कर अपनी बारात लेकर वापस चला गया था। उसे देखते ही रूपाली को एक बार ऐसा लगता है जैसे पुराने वो सारे दर्द भरे दिन याद आ गए हों और वो खुद को संभालने की कोशिश में लग जाती है। तभी औरत इशारे में कहती है, आओ बेटा बैठो, मैंने मैडम से सारी बातें कर ली है। लड़का काफी टेंशन में है और शायद उसने ध्यान भी नहीं दिया कि सामने बैठी ये वही औरत है जिसे कभी उसने मंडप में दुल्हन के जोड़े में ही छोड़ दिया था। रूपाली बोली, मुझे पता है कि गलती आप लोगों की है और मैं झूठा केस कभी नहीं लड़ती हूँ। तरन बोला, पर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि हमारा केस झूठा है? रूपाली बोली, ये मैडम कह रही है कि आप लोगों ने कोई दहेज नहीं मांगा था और हर रोज आप लोगों को दहेज के लिए परेशान करती है, जबकि मैं जानती हूँ कि आप लोग दहेज के कितने लोभी हैं। इससे पहले आपने दहेज के लिए एक दुल्हन को शादी के जोड़े में मंडप में छोड़कर चल दिए थे, याद है ना आपको? तरन बोला, पर ये आपको किसने बताया? रूपाली हंसने लगती है और कहती है, क्या अजीब इत्तेफाक है ना, जिस लड़की को तुमने मंडप में शादी के जोड़े में छोड़ दिया था सिर्फ दहेज के लिए, तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। तरन की मम्मी बोली, लेकिन मैडम आपको ये सब कैसे पता? रूपाली बोली, सचमुच आप बहुत भोली है ना, या फिर भोली बनने की कोशिश कर रही हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो सुनिए, वो लड़की मैं ही हूँ जिसे आपके लाडले बेटे ने शादी के मंडप में छोड़ दिया था, बिना उसके किसी कसूर के, सिर्फ दहेज के लालच में। तरन और उसकी मम्मी ये बातें सुनते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो घूम फिर कर वहीं आ गए हैं जिसे वो खुद मंडप में दहेज की लालच में छोड़ कर आए थे। दोनों उदास होकर रूपाली के ऑफिस से निकलने लगते हैं तो रूपाली कहती है, रुकिए। दोनों वहीं रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर रूपाली को देखने लगते हैं तो वो कहती है, आज मैं एक सफल वकील बन चुकी हूँ और न जाने कितने घरों को बर्बाद होने से बचा चुकी हूँ, तो इस लिहाज से आपने मुझे उस मंडप में छोड़कर अच्छा ही किया। हालांकि उस पर मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा था, पर कभी कभी घोर अंधकार में भी उजाले की किरण दिख जाती है। मेरा काम मेरा धर्म है, इसलिए मैं आपका यह केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उस लड़की के साथ भी नाइंसाफी नहीं करूंगी। आपने उसे दहेज के रूप में जो कुछ भी लिया है उसे वापस करना होगा। अगर आपको मंजूर है तो मैं इस केस को अपने हाथ में डालूंगी,
वरना आप लोग कहीं और जा सकती हैं। तरन की माँ बोली, बेटी हमें उस लड़की से छुटकारा दिला दो। धन दौलत की हमें कोई जरूरत नहीं है। जिसने अपने लालच के लिए ये सब किया था वो तो खुद ही बिस्तर में पड़े हैं, अपने कर्मों की सजा भुगत रही हैं। शायद उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का दिल दुखाया था, इसलिए भगवान ने उन्हें उस अवस्था में ला दिया है। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें भी की थी कि दहेज ना लें, हमें तो लक्ष्मी स्वरूप बहू चाहिए, पर उनके लालच ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। आप हमें हमारी बहू से छुटकारा दिला दीजिए, भगवान आपको हमेशा इसी तरह सुखी रखिएगा। रूपाली उनका केस कोर्ट में लड़ती है और लंबी लड़ाई के बाद जीत भी जाती है। इस बीच रूपाली से बार बार केस के सिलसिले में मिलने से तरन को रूपाली से प्यार हो जाता है। केस खत्म होने के बाद तरन बोला, रूपाली जी, मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है उसे सुधारूं और आपको अपने जीवन में शामिल करूं। मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रूपाली बोली, आपका प्रस्ताव अच्छा है, पर आप मेरे काबिल नहीं हैं। अब मैंने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, तो मैं पीछे नहीं रोकूंगी। तरन रूपाली के ऑफिस से बाहर निकल जाता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसके एक गलत फैसले की वजह से एक समझदार लड़की उसकी बीवी बन के उसके जीवन में नहीं आ सकी, वरना आज उसका जीवन संवर गया होता। रूपाली आज बहुत खुश है क्योंकि जिसने कभी उसे ना कहा था आज उसने भी उसे ना कह दिया है। दिल में कहीं छुपा दर्द आज उसका हल्का हो गया है, जो रह रहकर सीने में टीस देता रहता था। रूपाली आज ऑफिस से जल्दी निकल जाती है, मार्केट से मिठाइयाँ पैक करवाती है और घर चली जाती है। घर पे सबको बताती है कि आज जो जीत मुझे मिली है वो हर जीत से सर्वोपरि है। आज मैंने उसे ना कह दिया जिसने कभी मुझे ना कहा था। पापा बोले, मतलब? रूपाली बोली, पापा जिसने कभी भरे मंडप में मुझे ना कहा था वो आज मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था। आज मैंने उसे ना कह दिया। उसे भी समझ में आनी चाहिए कि ना शब्द का दर्द कितना खतरनाक होता है। धीरे धीरे करके अब दिन गुजर रहे थे। रूपाली के पापा आज भी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। रूपाली जहाँ पर अपनी वकालत कर रही थी वहां पर एक आदमी था, उसका नाम आकाश था, जिसकी एक 3 साल की बेटी थी आशी। वो बहुत ही प्यारी थी, रूपाली को अपनी माँ मानने लगी थी। रूपाली भी उसे बहुत प्यार करती थी। दरअसल जब आशी का जन्म हुआ था तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आकाश ने आशी की देखभाल करने के लिए एक आया रख ली थी। आशी उस आया को दादी कहती थी। रूपाली के पापा अपनी बेटी पर शादी का दबाव बना रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूरी जिंदगी उनकी बेटी अकेले गुजार दे। आया आंटी ने ईराना जी से बात की और रूपाली को आशी की माँ बनने का सुझाव दिया। रूपाली के पापा ने आकाश से इस शादी के बारे में बात की तो आकाश ने भी हाँ कह दिया क्योंकि रूपाली एक अच्छी माँ बन सकती थी। रूपाली भी शायद एक पुरुष का संबल महसूस करने लगी थी और आशी के रूप में उसे अपना मातृत्व दिखने लगा। सिया और विनय दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी। भाई बहन को रूपाली की शादी का निमंत्रण भेजा गया तो दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ घर आ गए। एक सादे से समारोह में रूपाली और आकाश का विवाह हो गया। इस विवाह से रूपाली के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब उनकी चिंता खत्म हो गई थी। इधर आकाश की फैमिली कंप्लीट हो गई थी। रूपाली अपने पुराने दर्द को भूलकर अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।